मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन सर, या आप मुझे प्यार से जॉनी सर करके बुलाते हो। और हम लोग कंटिन्यू करने वाला है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड वन शॉट सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स। यस, बहुत टाइम के बाद हम लोग एक वन शॉट लेके आए हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स को वन शॉट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जीरो से लेके एकदम हीरो लेवल तक, नीट लेवल तक आपको एकदम लेके जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। तो बिना किसी वक्त जाया करे, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात, मैं आपके लिए ऐसे थोड़े बहुत कटआउट्स लेके आया हूं और ये कटआउट से बेसिस में हम लोग इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। बट इसको पहले समझने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत बातें समझनी है। फर्स्ट बात यह है कि हम लोग जब भी हम लोग यहां पर फ्लूइड शब्द का प्रयोग करेंगे, जब भी हम लोग यहां पर फ्लूइड शब्द का प्रयोग करेंगे, आपको एक बात ध्यान देना है कि यह फ्लूइड आपके लिक्विड प्लस गैसेस के लिए होता है, लिक्विड एंड गैसेस के लिए होता है। तो फ्लूइड जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों के मन में रहेगा कि फ्लूइड मतलब पानी होता है या बस लिक्विड होता है। नहीं, बट फ्लूइड्स मतलब आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लूइड का, वो आपका लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और हम लोग ये चैप्टर में ध्यान खास करके हम लोग लिक्विड वाले पोर्शन में हम लोग ध्यान देने वाले हैं। गैसेस वाला जो पोर्शन है हम लोग थर्मल, जो आपका हीट इफेक्ट्स होता है, उसमें हम लोग देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स या इसमें हम लोग ज्यादातर हम लोग लिक्विड वाले पोर्शन को हम लोग टच करने वाले हैं। सो व्हाट इज फ्लूइड? अगर मुझे फ्लूइड को मुझे डिफाइन करना है, देन मैं फ्लूइड को मैं डिफाइन करूंगा दैट इट इज समथिंग या इट इज एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। ये मेरा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल डेफिनेशन है अगर मुझे फ्लूइड को मुझे डिफाइन करना है। तो हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड अपना क्या होता है, लिक्विड एंड गैस होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पानी है, ये बॉटल, इसके अंदर पानी है, दिस कैन फ्लो, दिस इज अ फ्लूइड। मेरा हवा जो है एयर, इट कैन फ्लो, एयर करंट जो भी होता है, इट कैन फ्लो, इट इज अ फ्लूइड। तो हम लोग को यहां पर अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पता चल चुका है। अभी हम लोग बात करने वाला है कि ये वाले चैप्टर में जो हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात करने वाले हैं या जो फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक टर्म हम लोग बार बार देखने वाले हैं और वो टर्म होने वाला है आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है और ये वाला जो प्रॉपर्टीज जो है, हम लोग पूरे चैप्टर इसको लेके चलेंगे। पूरे चैप्टर हम लोग इसको लेके चलेंगे कि आइडियल फ्लूइड के कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि दिस इज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ये इट इज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल। तो आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसको कंप्रेस करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज इनकंप्रेसिबल। और ये इनकंप्रेसिबल होने के वजह से हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट चीज है कि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके पास क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और अगर इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगा तो इसके पास क्या होगा, हम लोग ये भी बोलेंगे कि इसका मास भी चेंज नहीं होगा। तो इसके पास क्या होगा कि फिक्स्ड मास करके भी होगा। और जस्ट बिकॉज कि मैंने बोला वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी के वजह से मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा फिक्स्ड डेंसिटी भी होगा, कि मेरा डेंसिटी मेरा चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द फ्लूइड। मेरा क्या है? डेंसिटी सेम होगा। अगर मैंने एक पार्ट मैंने फ्लूइड का लिया, उसको मैंने रो बोला है उसका डेंसिटी, तो दूसरा पार्ट भी लिया तो भी मुझे उसका डेंसिटी क्या मिलेगा? रो ही मिलेगा। यहां पर मुझे इतना बात समझ में आ चुका है। फिर हम लोग को एक बात समझना है, फिर एक और इसका प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा कि ये होगा नॉन विस्कस फ्लूइड। क्या होगा? नॉन विस्कस फ्लूइड। अभी आप बोलोगे सर ये नॉन विस्कस क्या होता है या विस्कस क्या होता है? आप इतना बात समझ लो, विस्कस अभी के लिए आप समझ लो जो गाढ़ापन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये तो एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो मैं पूरा परफेक्टली डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूं विस्कस जो होता है, गाढ़ापन जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, या द फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कस बोलते हैं। विस्कोसिटी एक फ्रिक्शन, एक टाइप का फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बोलते हैं कि शहद और गाढ़ा होता है पानी से ज्यादा, मतलब शहद जो एकदम धीरे धीरे फ्लो करता है, पानी और अच्छे से फ्लो कर लेता है। क्यों? क्योंकि पानी का विस्कोसिटी कम है इन कंपैरिजन टू शहद या हनी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है जो आपको मन में रखना है। आगे बढ़े। ये सर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग जो मेन चीज बात करने वाला है वो हम लोग बात करने वाले प्रेशर। हम लोग बात करने वाले प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। नाउ ये पूरा जो खेल है आपका पूरा प्रेशर में खेलने वाला है। ये जो पूरा जो खेल है पूरा प्रेशर में आपका खेलने वाला है। तो हम लोग ने छोटे क्लासेस में सीखा है कि प्रेशर आपका क्या होता है। छोटे क्लासेस में हम लोग ने इसको ऐसा डिफाइन किया है, इट इज बेसिकली द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट
इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है अपना प्रेशर। या मुझे इसको अगर एक और अच्छे से मुझे डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा इट इज बेसिकली द फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, द फोर्स परपेंडिकुलर यूनिट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे इसको अच्छे से डिफाइन करना है देन आई कैन राइट इट एज प्रेशर, जिसे मैं P से डिनोट करता हूं, इट इज बेसिकली द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, और ये जो फोर्स है मेरा परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, और ये मेरा फॉर्मूला बन के आता है। और अगर मुझे इसका SI यूनिट्स के टर्म्स में मुझे लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, SI यूनिट्स इसका हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है, और आपका एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज 1 पास्कल, दिस इज 1 पास्कल। तो अगर मुझे 1 पास्कल को यहां पर डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 पास्कल इज द प्रेशर, is the pressure found or pressure applied when one Newton of force is applied on 1 meter square area। तो उतना हम लोग को प्रेशर यहां पर मिलेगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अभी अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अभी प्रेशर जो है ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोग पूछोगे सर हम लोग को प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अभी प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपको बात समझना है कि जो प्रेशर जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपको आपके लिए थोड़ी बहुत नहीं होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट दिस इज आइसोट्रोपिक, इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी ये आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक मतलब इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आइसोट्रोपिक मतलब मैं क्या बोल रहा हूं। आइसोट्रोपिक मतलब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक कंटेनर बना लेते हैं। मैंने यहां पर एक कंटेनर बना दिया, ये लो मैंने अपने एक कंटेनर बना दिया, और ये कंटेनर के अंदर मैं अभी पानी भरता हूं, मैं पानी भर देता हूं। चलो इसको मैंने पानी भर देते, जल्दी पानी भरेंगे, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं। हाँ जी, मैंने यहाँ पर पानी भर दिया है, और ये पानी के अंदर मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल मैंने ले लिया है, ये पॉइंट ले लिया, ये पार्टिकल ले लिया है। अभी अगर आप ध्यान दोगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रेशर होगा, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट पे प्रेशर होगा वो इस तरफ एक काम अच्छे से बना लेंगे। हाँ जी, वो इस तरफ में अगर मैं P बोल रहा हूं, इस तरफ भी P ही होगा, इस तरफ भी P ही होगा, इस तरफ भी P ही होगा, इस तरफ भी P होगा, इस तरफ भी P होगा, इस तरफ भी P होगा, एंड सो ऑन। अगर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोट्रोपिक नेचर को मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये वाला जो चीज है यहां पर मैं जो बोल रहा हूं, ये वाले प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाले प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूं, ये मेरा आइसोट्रोपिक नेचर है, आइसोट्रोपिक नेचर है। समझ में आ रहा है? ये सर हम लोग को समझ में आ गया है, बहुत ही आसान हम लोग ने कर लिया है। तो आइसोट्रोपिक नेचर के बारे में हम लोग ने यहां पर इसको अच्छे से कर लिया है। अभी हम लोग सीखेंगे थोड़ा और, ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा और हम लोग अच्छा कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इन सब लोगों को थोड़ा सा हम लोग जगह बना के थोड़ा साइड में कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग को पता है। इसको मैंने ऊपर कर दिया। अभी देखो, मैं फोर्स परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय एरिया को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अगर समझो यहां पर मैंने एक ब्लॉक ले लिया, मैंने एक सरफेस ले लिया, ये मेरा सरफेस है, मैंने सरफेस ले लिया है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे समझो ये मेरा पॉइंट है। चलो पॉइंट को भी डिफाइन कर लेंगे, ये है मेरा वो पॉइंट। अरे एक सेकेंड, किधर गया लाल? हाँ जी, ये वाले पर्टिकुलर एरिया में मैंने क्या किया, मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया है, और ये फोर्स जो है इसका एक स्पेशलिटी है कि ये थीटा एंगल पे ऐसा लग रहा है, ये थीटा एंगल पे ऐसा कुछ तो लग रहा है। तो ये अपना क्या है, मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो है ये थीटा एंगल पे लग रहा है, मेरा फोर्स ऐसा लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा फोर्स ऐसा लग रहा है तो मुझे इसको कंपोनेंट्स में तोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं इसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा f cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा f cos थीटा, क्योंकि ये मेरा f है, थीटा की तरफ गिरा दो तो मेरा f cos थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा f sin थीटा हो जाएगा, f sin थीटा यहां पर ये हो जाएगा। क्या आपको बात चमका? अच्छा, अभी अगर मुझे प्रेशर को यहां पर लिखना है, यहां पर अगर मैं प्रेशर को लिखना चाहता हूं तो यहां पर मैं क्या लूंगा, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो आपको यहां पर दिख रहा है जो फोर्स ऐसा लग रहा है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक f cos थीटा, एक f sin थीटा है। तो यहां पर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, बट इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है, आपका f sin थीटा है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आपको आएगा दिस इज गोना बी f sin थीटा
एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको अपना फॉर्मूला मिल चुका है। क्या आपको बात चमका? क्या आपको ये बात अच्छे से चमका? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। फिर अभी हम लोग थोड़े बहुत कन्वर्जन हम लोग सीख लेते हैं। थोड़े बहुत कन्वर्जन जो आपको सीखना है कि प्रेशर को, अभी हम लोग पास्कल तो वो सब बोल दिया, 1 atm करके भी कुछ तो एक चीज होता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अपना होता है 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। ये थोड़ा बहुत कन्वर्जन आपको पता हो जाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात है कि जो आपका 1 atm है और पास्कल के बीच में जो 1 बार वाला जो रिलेशन होता है वो भी आपको ये पता चल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो हम लोग ने यहाँ पर प्रेशर के बारे में हम लोग ने अच्छे से हम लोग ने यहाँ पर पूरा हम लोग ने स्टडी यहाँ पर कर लिया है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग थोड़े कटआउट्स पे ध्यान देते हैं, कटआउट्स पे ध्यान देते हैं कि कटआउट्स यहाँ पर क्या बोल रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी इसको रीड मार लेंगे। आई होप सो आपको ये विजिबल है। ठीक है, विजिबल है, मैं आपको ये बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो चलो लाल पेन ले लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दैट फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो एंड लिक्विड्स एंड गैसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। तो ये हम लोग ने पहले से ही, ये वाला चीज हम लोग ने पहले से यहाँ पर डिफाइन करके रख दिया है। फिर वो बोल रहा है अनलाइक अ सॉलिड, फ्लूइड के पास ऑब्वियस सी बात है डेफिनेट शेप होता नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों हम लोग ऐसे बोलते हैं? क्योंकि फ्लूइड्स जो होते हैं वो जिस कंटेनर में प्लेस्ड होता है उसका शेप ले लेता है और उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो अगर मेरा फ्लूइड 1 लीटर के कंटेनर के अंदर है, वो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है वो फ्लूइड का वॉल्यूम हो जाता है। तो जब भी मैं फ्लूइड का वॉल्यूम बता रहा हूं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देते हैं दैट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक्चुअली बोलना गलत है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक्चुअली बोलना गलत है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक्चुअली आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में जब भी हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात कर रहे हैं जहां पर आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर यह बोल रहा है कि द की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इज दैट दे ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। यहां पर बोल रहा है। अभी ये शियर स्ट्रेस क्या होता है हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोग ने पहले से पढ़ लिया है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लो। द शियरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड्स अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन लेने की बात जरूर नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर हम लोग ने पहले से यहां पर कर लिया है। प्रेशर क्या है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड एट बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड एज प्रेशर। ये सब हम लोग ने छोटी छोटी बात हम लोग ने कर लिया है और ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया हम लोग ने सब कर लिया है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर समझो यहां पर ये वाले फॉर्मूला में अगर मुझे डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस प्रेशर के मुझे लिखना है, इंस्टेंटेनियस प्रेशर दैट इज पी इंस्टेंटेनियस के लिए अगर मुझे कुछ तो लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज बेसिकली द डीएफ डिवाइडेड बाय डीए में बोल दूंगा। ऐसा मैं बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस प्रेशर, मैं ऐसा इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं कि छोटा फोर्स लग रहा है एक छोटे से एरिया में, तो वो पर्टिकुलर मुझे पी इंस्टेंट यहां पर मिल चुका है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस प्रेशर। यहां पर मुझे डिफाइन मैंने कर लिया है, तो यहां पर इतना अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करने वाले एक सेकेंड पीपल। हाँ जी, तो ये सब हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग बात करेंगे किधर? डेंसिटी के बारे में। अभी ये डेंसिटी क्या होता है? अभी जैसे कि हम सब लोग को मालूम है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज बेसिकली द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज बेसिकली द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी हम लोग क्यों लेके आते हैं, दैट इज बिकॉज जब भी मैं पानी लेता हूं इसका मतलब क्या है? क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूं, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं, इसको मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल की तरह से बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, तो मुझे इसका वैल्यू आता है 10⁵ kg पर मीटर क्यूब, 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब, चलो सबसे पहले 1 मीटर वाला क्यूब बना लेते हैं। तो एक क्यूब बना लेते हैं, समझो ये 1 मीटर का क्यूब है, ठीक है, और ये दूसरा है 1 मीटर को, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी करने का ऑप्शन। हाँ जी, कॉपी जो भी, ओके डन। और मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, जल्दी से स्ट्रेट लाइन, ओके, ठीक है। तो यहां पर समझो मैंने 1 मीटर का क्यूब का मैंने ले लिया है, ये मेरा 1 मीटर का क्यूब है। मैंने ये 1 मीटर के क्यूब में मैंने पानी भर दिया है। मैंने क्या भर दिया है? मैंने पानी भर दिया है। और वो पानी जब मैं भरूंगा,
जब मैं भरूंगा तो उसका टोटल मास आ जाएगा 10⁻³ kg मुझे आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर होता है ये डेंसिटी का मतलब। अभी इट्स बेसिकली ऐसा समझ लो कि अगर मैंने कोई भी चीज, अगर मैंने यहां पर तेल भर दिया पानी के अलावा, तो उसका डेंसिटी कुछ और आएगा। मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब का सब कुछ मैंने ले लिया, तो ये 1 मीटर क्यूब का सबका मास आपका अलग आएगा। और ये डेंसिटी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आपका जो फ्लोटेशन होता है, अगर आपका डेंसिटी जिस चीज को आप फ्लोट करवाना चाहते हो या जिसको आप डुबाना चाहते हो, इसमें डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है? अगर आपका खुद का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो ओके, अगर आपका डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा कि आप डूबोगे। अगर आपका डेंसिटी पानी से कम है तो आप बोलोगे कि आप क्या होगा, आप ऊपर, आप फ्लोट करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग ने डेंसिटी के ऊपर हम लोग ने बात समझ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये आपका डेंसिटी आपको ये समझ में आ चुका है, और हम लोग को यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ गया है, दैट इज डेंसिटी जो होती है वो आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। और यहां पर हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं? हम लोग मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और इसको आप मार्क करके रखना, इसको आप अच्छे से मार्क करें, एक सेकेंड, इसको आप अच्छे से मार्क करके रखो, क्योंकि ये वाले चैप्टर में ये वाला जो चीज है, ये वाला जो कंडीशन है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। और एक और चीज जो है, जो मुझे समझाना है, वो है कि आप लोगों को पता है कि जो आपको वॉल्यूम होता है वो हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं। तो आप मुझे बात बताइए, ये वाला जो चीज है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया हो जाता है। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू हाइट करके भी आप लिख सकते हो। तो ये थोड़े बहुत चीज है जो आपको कन्वर्जन आपको आना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको यहां पर मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेंसिटी को भी मैंने डिफाइन कर लिया है, दैट इज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम, दैट इज रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मुझे ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे इसका एसआई यूनिट्स लिखना है, तो मास का तो मेरा केजी हो जाएगा और वॉल्यूम का मेरा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, यहां पर मुझे आ चुका है, केजी पर मीटर क्यूब यहां पर मुझे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, नाउ हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एकदम क्रक्स है। पास्कल्स लॉ आपका एकदम क्रक्स होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, देखते समझते हैं। It states that the change in pressure applied to an enclosed liquid at rest is transmitted equally to all other points of the liquid in all directions. ठीक है, अभी देखो मैं बात बताता हूं कैसा है। यहां पर आपको एक बात जो समझनी है वो है ये कि लिक्विड आपका रेस्ट पे होना चाहिए। तो मतलब पास्कल्स लॉ तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आपका लिक्विड रेस्ट पे हो। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं पास्कल्स लॉ, तभी हम लोग समझते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को समझा जाए, ठीक है, चलो पास्कल्स लॉ को हम लोग समझते हैं। तो पास्कल्स लॉ को अच्छे से हम लोग इसको यहां पर अभी समझेंगे। चलो तो समझो यहां पर मैंने क्या कर लिया, अगेन मैं यहां पर एक कंटेनर बनाने वाला हूं। यहां पर मैंने कंटेनर बना दिया, यहां पर मैंने कंटेनर बना दिया और ये कंटेनर को मैंने पानी से भरने वाला हूं। मैं कंटेनर को पानी से भरने वाला और ये लो मैंने भर दिया। ठीक है, अभी यहां पर मैं बोल रहा हूं कि समझो मैंने यहां पर एक पिस्टन भी लगा दिया है, ये मेरा पिस्टन मैंने मार दिया है। और ये पिस्टन जो है ऑब्वियसली बात है, यहां पर मैंने इसको कुछ तो फोर्स लगाया, और ये पूरा इसका एरिया ए है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कुछ तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक बात बोलना है कि अगर समझो यहां पर ये प्रेशर P लगा रहा होगा, ये पार्टिकल पे ये प्रेशर P लगा रहा होगा, तो ये इक्वली ट्रांसमिट होके ये वाले प्रेशर भी P प्रेशर लगाएगा, ये वाले पार्टिकल भी P प्रेशर लगाएगा, ये वाले पार्टिकल भी P प्रेशर लगाएगा। मतलब जितना आप प्रेशर लगा रहे हो, अगर लिक्विड रेस्ट पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो लोग भूल जाते हैं, आपका लिक्विड रेस्ट होना पड़ेगा और अगर आपने प्रेशर लगाया वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल डायरेक्शंस में, हर जगह पी प्रेशर आपका लगना शुरू हो जाएगा। ये है आपका पास्कल्स का लॉ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपका इसका एप्लीकेशन दिखने मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखोगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग इसको देखेंगे, मैं उसका भी लेके आया हूं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्या आपको बात समझा? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू रो GH। ये कैसे आ रहा है हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात हम लोग को यहाँ पर एक सुंदर सा कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ने यहाँ पर एक सुंदर सा मैंने कंटेनर बना दिया है। ठीक है, और ये कंटेनर को मुझे पानी से भरना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पानी से इसको भर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी से भर दिया है और मैंने इसको पानी से भर दिया। अभी मैं यहाँ पर कुछ तो मैं करने वाला हूँ, क्या है वो देख लो। दैट इज मैं इसके अंदर मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर को इमेजिन करो।
इमेजिनरी सिलेंडर को इमेजिन करो जिसका हाइट h है। तो इमेजिनरी सिलेंडर को अगर मैंने इमेजिन किया और इसका हाइट h है करके बोल दो, ठीक है, चलो इसका हाइट h है, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर है। और ऐसा भी मान लो कि मैं अभी बोल रहा हूं कि मुझे जानना है कि प्रेशर कैसे वेरी करता है हाइट h के साथ, प्रेशर कैसे वेरी करता है हाइट h के साथ, मुझे ये जानना है, ठीक है। सबसे पहले बात अगर आपको यहां पर जो जानना है वो ये है, क्या, देखो मैं बताता हूं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा और ये हाइट h है, और प्रेशर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है, प्रेशर जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ही लगता है। ये हम लोग को बात समझ में आ रहा है। तो समझो यहां पर ऊपर जो ऊपर वाले केस में ऊपर से लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, पीए लग रहा होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऑब्वियसली बात है यहां पर जो नीचे वाला केस है, ये जो नीचे वाला जो सिलेंडर है इसके ऊपर यहां पर कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूं पी लग रहा होगा, यहां पर इसको प्रेशर पी लग रहा होगा, यहां पर इसको प्रेशर पीए लग रहा होगा। और साथ ही साथ ये सिलेंडर के अंदर जो पानी है, ये सिलेंडर के अंदर जो पानी है वो क्या लगा रहा होगा, वो नीचे mg लगा रहा होगा, वो नीचे mg लगा रहा होगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली बात है ये पानी के अंदर मास m का अगर पानी भरा है ये सिलेंडर के अंदर, वो पूरा मास mg नीचे लगा रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने क्या बोला है कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम इज एट रेस्ट, ये सिस्टम इज एट रेस्ट मुझे पता है। और अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ये इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली बात है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो नेट फोर्स है, मेरा जो नेट फोर्स है वो मेरा जीरो है, मेरा जो नेट फोर्स है वो मेरा जीरो है। और ये चीज का मैं फायदा उठाने वाला हूं यहां पर, ठीक है। तो चलो फायदा उठाते हैं, तो चलो इसमें फायदा उठाएंगे। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी फोर्स, नेट फोर्स मेरा जीरो है, बस इक्वेट कर दो। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि दैट दैट इज PA प्लस mg, दैट इज PA प्लस mg इज इक्वल टू P। यहां पर मैं ये चीज एकदम पक्के से यहां पर मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अभी देखो यहां पर मैं क्या क्या करने वाला हूं, मैं PA को उस तरफ लेके जा रहा हूं, मैं PA को उस तरफ लेके जा रहा हूं। तो यहां पर मुझे मिल रहा है P माइनस PA इज इक्वल टू mg, यहां पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, हम लोग को ये पता चल चुका है। अभी मैं मास को कुछ तो यहां पर कुछ तो चेंज करने वाला हूं। मैंने क्या बोला था इससे पहले, मैंने आपको ये वाले स्लाइड में मैंने बोला था, ये वाले स्लाइड में किधर गया भाई वो, ओके किधर, तो मैंने बोला था ना आपको कि ओके मास, हाँ जी हाँ, ये देखो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके मैं लिख सकता हूं। और ये वाले चीज का मैं यहाँ पर अभी फायदा उठाने वाला हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मैं अभी यहाँ पर अपना फायदा उठाने वाला हूँ। तो किधर गया अपना स्लाइड, हाँ जी। तो यहां पर मैं मान लो कि ये जो रो जो है इट इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज बेसिकली क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो भी आप मानना चाहते हो अंदर। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज रो इज बेसिकली मास इंटू वॉल्यूम मैं बोल सकता हूं। तो मास मेरा क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं ना। तो ये मैं चीज उधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां पर ये हो जाएगा P माइनस PA इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं कि नहीं, एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं, हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं, एकदम बराबर लिख सकते हो। अच्छा अभी इसमें एक और चीज है, जो आपको मानना है। यहां पर मैं PA और P मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता, मैं PA और P डायरेक्टली लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेशर है, फोर्स तो है ही नहीं। तो हम लोग ने अभी तक फोर्स हम लोग ने लिखा नहीं है। तो यहां पर आप क्या करो, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये PA लग रहा है, PA प्रेशर लग रहा है, PA प्रेशर लग रहा है एरिया A पे, और P प्रेशर लग रहा है अगेन एरिया A पे। तो फोर्स क्या लग रहा होगा, मुझे पता है प्रेशर इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स यहां पर आ जाएगा मेरा प्रेशर इंटू एरिया, यही मुझे रिलेशन यहां लगाना है। तो यहां पर टेक्निकली फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स यहां पर लग रहा होगा PA इंटू एरिया इंटू A, और यहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा, PA लग रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये A से मल्टीप्लाई कर दो, A से मल्टीप्लाई कर दो, A से मल्टीप्लाई करो, A से मल्टीप्लाई किया, A से मल्टीप्लाई किया, A से मल्टीप्लाई किया, A से मल्टीप्लाई किया। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं। तो यहां पर मुझे फाइनली आ रहा है दैट इज PA माइनस PA इंटू A इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एरिया सब कैंसिल कर दो, एरिया कैंसिल कर दो, और आपको जो फाइनल रिलेशन जो आ रहा है वो समथिंग लाइक ऐसा आ रहा होगा, दैट इज P माइनस PA इज इक्वल टू रो एच जी। आपको ये आ रहा होगा, रो एच जी आपको ये आ रहा होगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर दैट P माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच या रो एच जी। अभी आपको एक बात समझना है कि इसमें आपको क्या समझना है।
P इज इक्वल टू, अभी इसमें इसको मैं क्या कैसे रीराइट कर सकता हूं, देखो इसको ध्यान दो, मैं इसको ऐसे रीराइट कर सकता हूं, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सर आप लिख सकते हो, कुछ नहीं, आपने बस इसको रीअरेंज किया है, ठीक है भाई। तो देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर इस पे इधर ऊपर इसको पीए लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा होगा, मुझे हाइट एच पे इसको, हाइट एच के बाद कितना यहां पर प्रेशर लग रहा होगा, अगर मुझे ढूंढना है, मुझे क्या करना है, बस पीए के साथ रो जी एच मुझे ढूंढना है। रो जी एच को मुझे क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे प्रेशर एट पॉइंट पी मुझे मिल जाएगा। मतलब हाइट एच के साथ आपको कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है, रो जी एच आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लग रहा है। तो मतलब ऊपर आपका पीए लग रहा था, ऊपर आपका कितना लग रहा था, पीए लग रहा था। हाइट एच के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है, रो जी एच लग रहा है। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, पीए प्लस रो जी एच आपको लग रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात अच्छे से चमका? ठीक है, ठीक है। सो यही था, यही था। अब तो ये एनसीईआरटी भी बेसिकली यही बोल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज रो जी एच, ये आपको मिल रहा है, रो इज इक्वल पी इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज बेसिकली दी एक्स्ट्रा प्रेशर। पीए तो लग ही रहा है, पीए तो लग ही रहा है। देखो यहां पर, यहां से एक चीज एक और प्रूव कर सकता हूं कि यहां पर पीए लग रहा है, यहां पर भी पीए लग ही रहा है, पास्कल्स लॉ, क्योंकि इधर प्रेशर लग रहा है तो इधर भी उतना इक्वल प्रेशर लगना चाहिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रेशर हाइट एच की वजह से कितना लग रहा है, रो जी एच। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो इसको हम लोग और अच्छे से तगड़े तगड़े लेवल पे समझते हैं। ठीक है, तो ये H इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, G और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये सब हम लोग को पता है। ओके डन, डन, ठीक है भाई। चलो अभी हम लोग समझते हैं ये। अभी यहां पर जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा था? दैट इज प्रेशर एट पॉइंट P, प्रेशर एट पॉइंट P, प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू P सॉरी PA प्लस रो जी एच, हम लोग को ये लिखा था। PA प्लस रो जी एच हम लोग ने लिखा था। अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर आप समझोगे यहां पर P माइनस PA, यहां पर ये इज इक्वल टू रो जी एच, ये जो है ये आपका एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये आपका एक्स्ट्रा प्रेशर है। और ये प्रेशर के बारे में अभी यहां पर हम लोग समझेंगे। देखो क्या लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया, देखो the excess of pressure that is P minus PA at the depth H is called the gauge pressure। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने नाम दे दिया है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ने नाम दे दिया है, इसको हम लोग गेज प्रेशर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या आपको बात चमका? ओके चलो नेक्स्ट। फिर वो बोल रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पीए। पीए हम लोग बोलते हैं, या 1 atm से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स बेसिकली वो ये बोल रहा है कि ये डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लग रहा होगा। ये पूरा हवा जो है यहां पर मैं दिखा देता हूं। ये पेन कौन सा पेन किधर गया? हाँ जी, ये जो हवा है, ये वाला जो हवा है, ये जो हवा है, ये हवा ऑब्वियसली बात है, ये हवा में कुछ तो वॉल्यूम होगा, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो मेरा पीए होता है। यहां पर ये बोला जाए, ठीक है। तो यहां पर अपने को ज्यादा आई गेस अपने को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला द लिक्विड प्रेशर। अच्छा अभी ना ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया कि मैंने ऐसे 3 वेसल लिए जिनके शेप अलग है। ये अपना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर कॉलम है, ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर कॉलम है, और एक स्ट्रेट कॉलम है यहाँ पर। तो एक बी है, एक ए है और एक सी है, ठीक है। और मैंने इनमें पानी भर दिया है, और जब भी आप नोटिस करोगे सब सेम हाइट में भरा है, सब सेम हाइट में भरा है। अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखो, पैराडॉक्स मतलब कुछ तो कंफ्यूजिंग चीज है। ये अपना क्या होता है, टाइमलाइन पैराडॉक्स भी होते हैं आपके, हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो the liquid pressure is same at all points x, y and z at the same horizontal level shown in the figure। अच्छा अभी इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये वाला लाइन क्या है, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा ये वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर आप इधर ध्यान दोगे, P इज इक्वल टू पीए प्लस रो जी एच जब मैं बोलता हूं, तभी देखो पीए तो मेरा कांस्टेंट है, हर जगह पे पीए कांस्टेंट है। यहां पर रो जी एच, यहां पर क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो चेंज नहीं होने वाला। आइडियल फ्लूइड के केस में जी भी चेंज नहीं होने वाला, एच ही चेंज होने वाला है। मतलब ये बोलना चाहता है, ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर हाइट में, अगर मैं बोलूं एक पर्टिकुलर हाइट में आपका प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बोलूं ये वाला हाइट मैं पकड़ रहा हूं, अगर मैं ये वाला हाइट में पकड़ रहा हूं, हर एक पॉइंट में मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, मेरा प्रेशर पी हो जाएगा। अगर मैं ये वाला हाइट बोलूं तो हर जगह मेरा प्रेशर मेरा सेम होगा ये वाले हाइट के लिए। बट हाँ, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट का प्रेशर अलग होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर आपका अलग होगा, बट हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे आपका प्रेशर सेम होने वाला है। हर एक लाइन पे आपका प्रेशर सेम होने वाला है। ये दोनों अलग अलग लाइन में आपका अलग अलग होगा, बट ये वाले पर्टिकुलर लाइन में प्रेशर सेम होगा। अगर इधर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा P1 है तो इधर मेरा P2 होगा।
इधर मेरा P2 होगा, बट ये पूरे लाइन में P1 होगा, ये पूरे लाइन में P2 होगा, यही मैं बोलना चाहता हूं। तो यहां पर अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को और अच्छे से समझते हैं। देखो यहां पर बोल रहा है द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स x, y एंड z। क्यों? क्योंकि ये सब चीज अगर आप ध्यान दोगे, ये सब चीज आपके सेम हाइट में, आपके सेम हाइट, देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैठे हैं ना, तो सब जगह आपका प्रेशर आपका सेम हो जाएगा। The result is appreciated through the example of a hydrostatic paradox. That is because ये सारे सेम प्रेशर में होने के कारण उसके लिए इन लोग सेम हाइट पे जा रहे हैं, सेम हाइट पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेम प्रेशर है, इसका मतलब सेम हाइट होना पड़ेगा। दैट इज द रीजन ये सब लोग सेम हाइट में बैठे हैं, सब लोग सेम हाइट में बैठे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप थोड़ा रीड मार सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग सीखेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग ने, इन्होंने कैसे किया, ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में। तो देखो यहां पर कैसा है, यहां पर ठीक है, देखो यहां पर इज बेसिकली, यहां पर मैंने एक बेकर ले लिया है, जहां पर मैंने मर्क्यूरी को पूरा भर के रखा है, और मैंने एक कैपिलरी ले लिया है, कैपिलरी ट्यूब ले लिया है, और ये कैपिलरी ट्यूब को भी मैंने क्या कर लिया, मर्क्यूरी से मैंने भर के रखा है, और ये पूरा ऐसा ट्यूब है, और ये ट्यूब का हाइट मैंने h बोल के रखा है, ये ट्यूब का हाइट जो है मैंने h बोल के रखा है। और अगर आप ध्यान दोगे, ये जो ट्यूब है यहां तक ही मर्क्यूरी भरा है, ऊपर आपका थोड़ा खाली स्पेस है, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं, थोड़े बहुत पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दैट इज ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट C है, और ये मेरा पॉइंट A है, ठीक है। मैं PA को बोल रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं जो PA प्रेशर एट PA होगा वो मेरा 0 होगा। इवन तो 0 नहीं होगा, मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं। क्यों, मैंने क्यों बोल रहा हूं मैं 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मर्क्यूरी यहां पर वेपराइज होता है, ऑब्वियस सी बात है मर्क्यूरी वेपराइज होता है, तो यहां पर मर्क्यूरी वेपर्स तो होंगे, वो वेपर्स की वजह से कुछ ना कुछ तो यहां पर आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा, बट हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर प्रेशर एट पॉइंट A यहां पर मैं 0 बोल रहा हूं, और ऊपर से ढका हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं लगेगा। और प्रेशर पॉइंट B और C आपके सेम हाइट में, पॉइंट B एंड C at same height, and say at same height यहां पर बोला गया है, at same height यहां पर ये बोला गया है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सेम हाइट में हैं, तो मैं ये तो पक्के से बोल सकता हूं दैट प्रेशर एट B इज इक्वल टू एट प्रेशर एट C, ये मैं पक्के से बोल सकता हूं। और यहां पर मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट C, दैट इज पॉइंट C इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर प्रेशर एट C क्या हो जाएगा, प्रेशर एट C हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, दैट इज प्रेशर एट, PA बोल देता हूं, प्रेशर एट एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है। तो PB को मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं PB को मैं बोल सकता हूं ये हाइट h के वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ये हाइट h के वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो ही हो जाएगा मेरा। तो यहां पर मैं PB के लिए क्या लिख सकता हूं, PB के लिए लिख सकता हूं रो GH। रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H इज बेसिकली द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, यहां पर। सो क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको डेंसिटी पता है, G पता है, हाइट आपको पता है। जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो अभी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करते हो, ये वाली इक्वेशन को कैलकुलेट करते हो या ये वाली इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे, तब आपको आएगा क्या आएगा, तब आपको आएगा वैल्यू, किसका वैल्यू आएगा, तब आपका इसको वैल्यू आएगा दैट इज रो GH, दैट इज मर्क्यूरी का डेंसिटी, ये आपको आएगा 1 atm के बराबर, 1 atm के बराबर, या 10⁵ पास्कल्स के बराबर, या अगर मुझे मर्क्यूरी के टर्म्स में मुझे लिखना है तो यहां पर मैं बोलूंगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां पर ये मुझे मिल चुका है, या 760 mm ऑफ mg, mm में अगर मुझे लिखना है तो, तो मैं बोलूंगा 760 mm ऑफ mg, mm ऑफ Hg, समझा? ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग ने क्या कर लिया, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग ने वैल्यू ढूंढा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। अगेन इसमें ज्यादा कुछ भी ज्यादा आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। यहाँ पर अगेन गेज प्रेशर का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, जो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग किया था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये जो सेम कंसेप्ट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने ओपन ट्यूब मैनोमीटर में यहाँ पर यूज किया। अगर आप चाहिए तो ये वाला देख सकते हो, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पर मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते। हाइड्रोलिक मशीन, जैसे कि मैंने बोला, हाइड्रोलिक मशीन जो है आपका पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है हाइड्रोलिक मशीन को समझाने के लिए मैं यहां पर ये वाला डायग्राम लूंगा, ये वाला डायग्राम। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है।
तो यहां पर देखो मैं आपको सिस्टम पूरा बता देता हूं, सिस्टम पहले बता देता हूं क्या हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास एक छोटा एरिया है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर एक छोटा एरिया एक बड़ा एरिया है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो A1 है इट इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू A2। तो एरिया A1 है, यहां पर एरिया A2 है। यहां पर मेरे पास एक पिस्टन है, ये पिस्टन के ऊपर मैंने एक फोर्स F1 मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये फोर्स F1 मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया होगा ये फोर्स पे, ठीक है, ये वाला पिस्टन पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स है, ये एरिया है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी प्रेशर इज बेसिकली F1 डिवाइडेड बाय A1, यही हो जाएगा। और पास्कल्स लॉ के हिसाब से क्या है, अगर मैंने लिक्विड मेरा रेस्ट पे है, अगर मेरा लिक्विड रेस्ट पे, यस लिक्विड रेस्ट पे है, और अगर मैंने प्रेशर लगाया तो प्रेशर इक्वल एंड ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अगर इधर यहां पर मेरा प्रेशर मेरा P ट्रांसमिट हो गया है, तो इधर भी मेरा प्रेशर P होगा, इधर भी प्रेशर P ट्रांसमिट हो जाएगा, प्रेशर P ट्रांसमिट हो जाएगा, और इधर भी आपका प्रेशर P लगना शुरू हो जाएगा, प्रेशर P लगना शुरू हो जाएगा। और ये P का वैल्यू क्या होगा, ये P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये P का वैल्यू यहां के लिए, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, P इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2 मैं बोल सकता हूं, P इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई AT बोल सकता हूं, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A1, F1 डिवाइडेड बाई A1। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर F2 का वैल्यू क्या आ रहा है, मुझे वो ढूंढना है। तो यहां पर अगर मैं F2 का वैल्यू ढूंढूं तो F2 का वैल्यू मुझे आ रहा है, यहां पर आ जाएगा F1 into A2 डिवाइडेड बाई A1, F2 इज इक्वल टू F1 into A2 डिवाइडेड बाई A1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखोगे एक छोटा सा फोर्स, एक बहुत छोटा एरिया, ऑब्वियसली बात है इतना प्रेशर लेके आ रहा है, वही प्रेशर के वजह से आपने एक बहुत बड़ा प्रेशर आपने डाला, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला या बहुत ज्यादा फोर्स डाला, जिसके वजह से आपका यहां एक बहुत बड़ा मास आपका यहां पर उठ चुका है। तो अगर आप देखोगे A2 डिवाइड बाई A1, यहां पर मेरा A2 बहुत ही ज्यादा बड़ा है A1 के कंपैरिजन में। तो ये वाले रेशियो के वजह से, कौन सा वाला रेशियो, ये वाला रेशियो के वजह से मैं यहां पर एक बहुत बड़ा सा एक इंपैक्ट डाल पा रहा हूं और एक बहुत बड़ा फोर्स यहां पर लगा पा रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये है मेरा पूरा हाइड्रोलिक मशीन का यहाँ पर कंसेप्ट, समझा आपको? ये आपका एनसीईआरटी में है, इसके लिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। ये जो पूरा है यही मैंने आपको चीज मैंने यहाँ पर बता दिया है, मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी हम लोग और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक बात समझना है कि यहां पर आपको बहुत सारे टर्म्स आप सीखने वाले, नए नए टर्म्स, बट बिलीव में बहुत आसान होता है। जस्ट स्टे विथ मी। उन्होंने बोला है कि if the velocity of the fluid particles at any point does not vary with the time, the flow is said to be steady or streamline flow। अब ये streamline flow का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इस बेसिकली अगर आप समझो यहां पर मैंने एक streamline flow मैं बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया, और यहां पर समझो ये एक पार्टिकल ये है, ये वाला एक पार्टिकल है, और ये वाला एक पार्टिकल है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि समझो यहां पर इसका स्पीड जो है, यहां पर इसका v1 है, यहां पर इसका v2 है, और यहां पर इसका v3 है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या आपको बात समझा? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होता है जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा, उसका स्पीड हमेशा v2 होना चाहिए। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा, मतलब कोई भी इसका पीछे कोई तो पार्टिकल होगा, इसके पीछे जो भी पार्टिकल होगा वो जब ये पॉइंट पे आएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा। जब ये पार्टिकल पहुंच के जब इधर आ जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पार्टिकल्स का स्पीड आपका सेम होना चाहिए, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्पीड v1 है, तो जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा, समझो ये वाला नेक्स्ट पार्टिकल है, तो ये नेक्स्ट पार्टिकल जब इधर आ जाएगा उसका स्पीड कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा। दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। आई होप यू अंडरस्टूड मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं। फिर हम लोग बात करते हैं पाथ के बारे में। द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइंस। तो यहां पर ये जो पाथ मैंने जो बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। एंड आई होप सो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं? बहुत सिंपल सी बात है यार। जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी ढूंढना है, उधर एक टैंजेंट बना दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये पॉइंट पे आपको चाहिए एक टैंजेंट बना दो, तो ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये पॉइंट पे चाहिए इधर एक टैंजेंट बना दो, आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये पॉइंट पे चाहिए तो वेलोसिटी टैंजेंट बना दो, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पर यही बोला है दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रीमलाइन इज अलोंग द टैंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। बस बात करता हूं। अभी हम लोग बात करें लैमिनार फ्लो के बारे में। लैमिनार फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है वो सब देखेंगे। इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हम लोग पूरा मार्क करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर क्या है कि यहां पर ये बोल रहा है कि समझो यहां पर ये एक लेयर है, ये एक लेयर है,
ये एक लेयर है, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। ये अगर V1 स्पीड से जा रहा है, ये V2 स्पीड से जा रहा है, ये V3 स्पीड से जा रहा है, ये V4 स्पीड से जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग स्पीड में जा रहे हैं और लेयर बाय लेयर इन लोग जा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, वो वाले फ्लो को, ये बारे पूरे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। मतलब हर एक लेयर का एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, बट हर एक लेयर का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हर एक लेयर का कांस्टेंट वेलोसिटी, बट विद रिस्पेक्ट टू अदर लेयर्स क्या सबका डिफरेंट वेलोसिटीज होगा। और जब ऐसे मूव करेंगे तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो हम लोग बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैंने डायग्राम दिया बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने सब कुछ समझा दिया, बट फिर भी देखो ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये स्ट्रीमलाइन में हर जगह पे यहाँ पर p वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, बट हर एक पॉइंट पे अगर कोई वो पार्टिकल आया तो उसका वेलोसिटी ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो में देखो यहाँ पर ज्यादा वेलोसिटी दिख रहा है, यहाँ पर अगेन कम वेलोसिटी दिख रहा है, अगर इसमें थोड़ा और कम दिख रहा है तो अगेन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, बट हर एक लेयर का सेम वेलोसिटी। क्या आपको समझ में आ रही है? ये हम लोग बात करें भी टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो इज बेसिकली समझो यहां पर ये एयरप्लेन का जेट, एयरप्लेन का विंग है, एयरप्लेन का विंग है, वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे लैमिनार फ्लो जैसा आ रहा था, देखो ये लैमिनार फ्लो जैसा आ रही है, पूरा लैमिनार फ्लो है, बट यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हड़बड़ी मच गई। और जब भी लेयर्स आपको जो स्ट्रीमलाइंस दिख रहा है वो और क्लोज हो गया ना, वो और क्लोज हो गया तो उधर समझ लो ज्यादा वेलोसिटी हो गया, ज्यादा दूर आ गया तो कम वेलोसिटी हो गया। तो देखो ना यहाँ पर एकदम पचक गए तो ज्यादा वेलोसिटी हो गया, इधर थोड़ा दूर हो गया कम वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस सब पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से एयरप्लेन आपको उड़ने लगता है। इसके बाद देखेंगे डायनामिक लिफ्ट के बारे में वो सब देखेंगे, बट यहाँ पर ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो चुका है, एकदम उबड़ खाबड़ आपका हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। तो भी लैमिनार फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, वो आपका एक नंबर पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो टर्बुलेंट फ्लो आप ये बात समझ लो, द फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स इररेगुलर इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर नंबर है, दैट इज, या एक पर्टिकुलर नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू की इसके ऊपर हमारा वेलोसिटी हो गया तो वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है आपका लैमिनार फ्लो। और वो वाले वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे है तो लैमिनार फ्लो होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर है तो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। Critical velocity is the velocity of fluid up to which the flow is streamlined and above when it becomes turbulent is called the critical velocity. I hope so. यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो समझो ये मेरा एक पाथवे है, ये मेरा एक पाइप है बड़ा सा, और ये मेरा बड़ा सा एक पाइप है, इसका एरिया A1 है यहां पर और इसका एरिया यहां पर A2 है, और इसके अंदर से यहां से वेलोसिटी है मेरा V1 है, और यहां से मेरा जो वेलोसिटी जो बाहर आ रहा है वो मेरा V2 है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको डिराइव करके दिखाता हूं। जस्ट इमेजिन करो टी टाइम पे, या टी टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूं, इसमें से जितना वॉल्यूम जाएगा अंदर, जितना वॉल्यूम जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर आना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर आएगा, सिंपल सी बात है। या जितना मास ऑफ फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर आएगा, बस यही मुझे लगाना है। तो बेसिकली यहां पर क्या, मास को मुझे कंजर्व करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मास इनसाइड या मास इनपुट, ठीक है, मास इनपुट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड आउट, है ना, मास ऑफ फ्लूइड आउट, मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है भाई। तो ये एरिया A1 है, ये वेलोसिटी V1 से जा रहा है। मैं अभी डेल्टा टाइम t के लिए बोलता हूं, समझो डेल्टा टाइम t में वो इतना कवर कर लिया, वो इतना पोर्शन कवर कर लिया, और डेल्टा t टाइम में क्या किया, वो इतना पोर्शन बाहर भी आ गया, ठीक है। अभी देखो मास को मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मास ऑफ इनपुट को मैं कैसे लिखूंगा, मैं मास को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं वॉल्यूम लिखूंगा, मैं अगेन मैं ना ये वाली इसका मैं यूज करूंगा, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यूज करने वाला हूं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो मुझे पता है, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मैंने लिख दिया। वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम कैसे लेके आऊंगा, वॉल्यूम में लेके आऊंगा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख सकता हूं ना, मतलब फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इज बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट मेरा एरिया हो गया, और लेंथ मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेस हो चुका है। V1 स्पीड से जा रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, V1 डेल्टा टी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू ये जो हो जाएगा मेरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कैसे लिख सकता हूं, एरिया मेरा A1 है और मेरा कितना डिस्प्लेस हो चुका, V1 इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू अगेन डेंसिटी इंटू एरिया A2
इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा हो चुका है V2 डेल्टा टी, बस बात खत्म। डेल्टा टी कैंसिल, रो कैंसिल, यहां पर मुझे फाइनल आंसर यहां पर मिल चुका है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहां पर मुझे मिल चुका है। एरिया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहां पर ये मुझे मिल चुका है। और दिस इज मेरा क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन से मैं क्या निकाल पा रहा हूं, दैट इज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मुझे आ रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है, अपने बचपन से पाइप से अगर खेला होगा तो ऑब्वियसली बात है, आप पाइप को थोड़ा बंद करके रखते हो, उसका एरिया कम कर रखते हो, जुप करके पानी जाता है ना, एकदम फास्ट वेलोसिटी में जाता है। और जितना आप एरिया बढ़ाओगे तो उतना कम वेलोसिटी से जाएगा। यही आपका रिलेशन है, दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या आपको बात समझा, क्या आपको बात समझा? दिस इज आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां पर ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। बट आपको एक बात समझना है कि ये आपका जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड का आपका प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले से मैंने बता दिया है, मैंने पूरा पहले से बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं, चलो। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे पूरा बेस्ड होता है ये वाला प्रॉपर्टी, एनर्जी कंजर्वेशन पे पूरा बेस्ड होता है ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख देते हैं दैट इट इज बेस्ड ऑन आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। और ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ही लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी जैसे हम लोग जो कैसे कंजर्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है, ये एकदम सेम आपको ऐसे ही लगेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है, द प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हेड बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इसको हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एन आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज हमको पता ही है, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड डेंसिटी, फिक्स्ड वॉल्यूम, इस फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो, मतलब लैमिनार फ्लो की यहां पर बात हो रही है, टर्बुलेंट की आपकी नहीं बात हो रही है। देन टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। यहां पर आपको एक बात जानना है, बर्नौलीज थ्योरम आप कहां पर भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बर्नौलीज थ्योरम आपने बस इनपुट और आउटपुट में लगा दिया, आप पूरे ट्यूब में किसी भी पॉइंट पे आप बर्नौलीज थ्योरम को आप लगा सकते हो। ये बात एकदम ध्यान देना, ठीक है। तो अभी आपको बात समझना है कि इन्होंने ये क्या कर दिया, इसके बाद ये क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया है, बस रो जी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, रो जी के साथ डिवाइड कर दिया है। और इसको हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी हेड बोलते हैं, या हम लोग काइनेटिक एनर्जी हेड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या पोटेंशियल एनर्जी हेड भी बोलते हैं, या हाइट एच बोलते हैं। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों में से कुछ भी लगा लो। बस ज्यादातर लोग ये वाला लगा देते हैं, ज्यादातर वाला फर्स्ट वाले लोग लगा देते हैं। बात खत्म, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। अगेन यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, बस डायग्राम दे दिया है कि अगर समझो यहां पर एरिया A1 वाला है, एरिया A1 है, और यहां पर V1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, प्रेशर P1 होगा और हाइट H1 पे है। और यहां पर क्या है, A2 एरिया है, V2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, प्रेशर P2 होगा और हाइट H2 पे है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे इधर के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा P1 और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, दैट इज रो जी H1। बस यही तो लिखना है, यही तो लिखा हूं मैं यहां पर, बस बात खत्म। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। बस यही तो लिखना था, और इन दोनों को इक्वेट कर दो और आपको मिल जाएगा आपको आंसर। और ये जो है अगेन आपका आइडियल फ्लूइड के लिए ही होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉर्सेलीज लॉ के बारे में, स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉर्सेलीज लॉ के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बात बताता हूं कि इफ्लक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, कि मैं एक बार बताता हूं। अगर समझो आपने यहां पर एक कंटेनर लिया है, अगर समझो आपने यहां पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसको कंटेनर बना देते हैं, ऐसा कंटेनर है, और ये कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया है, रुको पानी भर देंगे, हाँ मैंने ये पूरा पानी भर दिया है। और ऑब्वियसली बात है, इधर मैंने छेद बनाया है, तो इधर से ये छेद से ना कुछ तो वेलोसिटी v से पानी ऐसा डब 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 करेगा, है ना, पानी ऐसा डब 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 करके बाहर आएगा। ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। तो ये जो जिस इफ्लक्स से या ये जिस ओरिफिस से या जिस छेद से ये जो पानी आ रहा है, ये पानी के पास क्या होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। ये वाले स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स यहां पर हम लोग बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हम लोग यहां पर बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वाली जो स्पीड है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्होंने यहां पर डिराइव कर लिया है। और जब इन्होंने डिराइव किया, यहां पर आपको एक फॉर्मूला मिलता है, ये आप फॉर्मूला इसको ध्यान करके रखना कि क्या है वो फॉर्मूला, दैट इज इट इज बेसिकली v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh
2gh, यहाँ पर ये हाइट h क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाइट h बेसिकली यहाँ पर आपका ये हो जाता है, ये वाला हाइट हो जाता है, ये है आपका हाइट h, ये है आपका हाइट h। बेसिकली ग्राउंड से लेके छेद कितना ऊपर है वो आपका हाइट h हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये हो जाएगा 2 p माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय आपका p हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आपका उधर मैंने पहले से लिख के रखा है। तो पी नॉट बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये सब हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर समझो अगर आपका ये कंटेनर आपका ऊपर है, ओपन है, समझो कंटेनर ओपन है, तो ऑब्वियसली बात है अगर कंटेनर अगर ओपन है तो ऊपर बस पीए लगेगा, ऊपर बस पीए लगेगा। जब आपको ओपन हो जाएगा तो पी वाला जो वैल्यू है, ये जो पी माइनस पी नॉट में पी जो है वो भी पी नॉट या पीए हो जाएगा, तो ये पूरा आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर एक और फॉर्मूला लिख सकते हो दैट इफ P इज इक्वल टू PA देन आपको वेलोसिटी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। क्या आपको बात समझा? तो यही आपका टॉर्सलिस लॉ होता है। ये क्या है? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा है कि अगर आपने एक मास m पार्टिकल लिया, अगर आप उसमें उसको ड्रॉप कर रहे हो, हाइट h से, मतलब आप रेस्ट से आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप रेस्ट से उसको ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होगा? वो उसका फाइनल वेलोसिटी हाइट h के बाद क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहां पर टॉर्सली भी आपने यही बोला। टॉर्सली क्या बोला कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स में जो पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करके आएगा बाहर, मतलब इधर से जो बाहर आएगा, उसका स्पीड आप कंपेयर कर सकते हो एक पानी के बबल के साथ जो रेस्ट से हाइट h से नीचे गिर चुका है, उसका फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। ये आपका टॉर्सलिस लॉ है। ये आपका टॉर्सलिस लॉ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर अगर समझो मुझे यहां पर रेंज भी ढूंढना है, अगर रेंज भी ढूंढना है तो मैं रेंज में कैसे ढूंढूंगा? बहुत यहां पर सिंपल सी बात है। देखो समझो अगर मुझे रेंज ढूंढना है तो मैं इसको कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है, मुझे अपना यहां पर वेलोसिटी मिल चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh यहां पर मुझे अपना वेलोसिटी यहां पर मुझे मिल चुका है। अभी मैं कैसे करूंगा? देखो यहां पर ये जो h है, जैसे कि मैंने बोला ये जो h है ये मेरा ये वाला h होता है। अरे यार पेन का कलर चेंज कर दिया। हाँ, ये वाला h होता है मेरा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मेरा पानी इतना हाइट h क्रॉस कर लिया है ना, तो उतने वेलोसिटी से बाहर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और मैं मान लेता हूं ये पूरा जो हाइट है ये आपका कैपिटल H है। तो ये वाला कितना हाइट हो जाएगा? ये मैं बोल दूंगा h माइनस h हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि रेंज क्या हो जाएगा इसका। तो देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं। अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो तो यहां पर क्या है कि मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, और ये कंटेनर से मेरा एक छेद निकल रहा है, जहां से मेरा पानी ऐसा डुक डुक करके गिर रहा है। और मुझे ये वाला रेंज कैलकुलेट करना है, और मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी है दिस इज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh मुझे आ रहा है। और ये मेरा ओपन है, इसको छोड़ दो, ये बंद नहीं है, ओपन है। और मुझे पता है कि इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा हाइट h है और ये मेरा पूरा हाइट कैपिटल H है। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे बस रेंज कैलकुलेट करना ही, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया। रेंज मेरा क्या होता है? रेंज इज बेसिकली मेरा ux into t होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पहले से ही पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g होता है। ये होता है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर ये हाइट क्या है? यहां पर ये वाला हाइट क्या है? ये वाला हाइट तो मेरा h माइनस h है, ये जो मेरा हाइट है, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस h हो जाएगा डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। बस इसको मुझे यूज करना है, इधर डाल दो। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल चुका है, ux मुझे पता है। तो रेंज इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा? रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस h डिवाइडेड बाई g यहां पर मुझे मिल चुका है। बस इसको सॉल्व करो और आपको रेंज का यहां पर वैल्यू मिल जाएगा। रेंज का वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो यहां पर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ जी कैंसिल हो जाएगा, तो 2h। ठीक है, इसको एक ऐसा काम करते हैं, तो इसको सब कुछ अंदर ले लेते हैं। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh और इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू h माइनस h यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई g। तो g से g कैंसिल हो रहा है, 2h इंटू 2 यहाँ पर 4h हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रेंज मिल रहा है, रेंज इज इक्वल टू 4h इंटू h माइनस h डिवाइडेड बाई g। इसका बस ये आपका वैल्यू यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल चुका है। ये आपका वैल्यू है रेंज का। ठीक है, आगे बढ़ते चलो।
अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक लिफ्ट के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्रिकेट, जो जितने लोग भी क्रिकेट वाले फैन है, जो स्पिन होता है, सीम होता है, स्विंग होता है, वो सब हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको बात समझना है। फर्स्ट वाला है व्हेन द बॉल इज मूविंग विदाउट स्पिन, मतलब अगर बस आपने बस बॉल फेंका है, कुछ स्पिन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस बॉल को फेंका है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल घूम ही नहीं रही है। बॉल घूम नहीं रही है, देन बॉल का, अगर मैं ये बॉल ले रहा हूं, अरे ये बॉल ही नहीं हुआ, हाँ अगर मैं ये बॉल ले रहा हूं, जिस ये वाला वेलोसिटी जो एयर का वेलोसिटी है और नीचे जो है इनका वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी में डिफरेंस है ही नहीं तो प्रेशर डिफरेंस आएगा ही नहीं, कुछ अगर प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, बॉल जैसा जा रहा था वैसे जाएगा, बस बहुत और कुछ नहीं। वहां पर ये वही बोला गया। अभी हम लोग बात करते हैं व्हेन द बॉल इज मूविंग विद स्पिन इन द एयर, अगर बॉल स्पिन कर रहा है तो क्या होगा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, वो बोल रहा है देन द स्पीड ऑफ द एयर अबव एंड बिलो टू द बॉल इज नॉट सेम। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पिन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जगह हवा, अगर ये स्पिन कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है, तो ऊपर का हवा और नीचे का हवा का स्पीड आपका सेम नहीं होगा। Hence, pressure difference is created due to which non-zero net force acts on the ball। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जब ये VA1 हो जाएगा, ये VA2 हो जाएगा, वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या, इसकी ऑब्वियस बात है कि डायरेक्शन के हिसाब से लगेगा कि ये ऐसा भी जा सकता है या ऐसा भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये ज्यादा स्पीड में कि ये ज्यादा स्पीड में। बस मैग्नेस इफेक्ट, ये जो मैग्नेस इफेक्ट है अगेन हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। और ये जो डायनेमिक लिफ्ट है, जो एरोप्लेन वाला, मैंने टर्बुलेंट फ्लो में मैंने आपको पहले से समझा दिया है कैसे होता है। When a ball is moving in air with spin, then due to difference in the velocities of air results in the pressure difference between the lower and the upper faces, and there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to spinning is called as Magnus effect। तो ये वाला बात मैंने आपको पहले से बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बस आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। अभी हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी इज बेसिकली, आपको समझना है, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। इट इज बेसिकली द फ्रिक्शन, ये हम लोग समझेंगे दैट इट इज बेसिकली द फ्रिक्शन, it is basically friction between layers of fluid। फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, मतलब मैंने क्या बोला था, आपका एक फ्लूइड होता है, वो डिफरेंट लेयर्स में ऐसे जाता है ना, डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट वेलोसिटीज में जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन हर एक लेयर के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेटिव वेलोसिटी है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो इनके बीच में एक चीज आता है, और ये वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये आपका एक टाइप का एक फ्रिक्शन होता है, जो फ्लूइड्स में लगता है, समझा। देखो तो यहां पर समझ लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स व्हिच अपोजेस देयर रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो यहां पर हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। ऑब्वियसली बात है, ये वाला लेयर ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम से जा रहा है, ये कम से, दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होने के कारण क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन। तो यहां पर रिलेटिव मोशन होने के कारण यहां पर फ्रिक्शन आ जाता है, और ये फ्रिक्शन का नाम हम लोग ने क्या दे दिया, विस्कोसिटी नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं। अगेन यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आप इसको थोड़ा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा दूर करते हैं। जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज बेसिकली द फोर्स डिवाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय l। अच्छा, ये l क्या होता है मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं। इट इज बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है ना, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, आपका कुछ तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोगों ने ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था। बट फ्लूइड्स के केस में आपने यहां पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसका फॉर्मूला भी शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन आपको यहां पर आ रहा है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन जो है कितना मतलब शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या था, शेयरिंग स्ट्रेन इज बेसिकली आपका चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही था आपका स्ट्रेन का वैल्यू, ठीक है, यही था आपका स्ट्रेन का वैल्यू। जब इनको एक्सपेरिमेंटली पाया गया, उनको पता चला कि ये जो ओरिजिनल चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ है, आपका v डिवाइड बाय l आ रहा था, और ये जो v जो है ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है दो लेयर्स के बीच में, और l जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स यहां पर बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहां पर जब इन्होंने थोड़ा और इन्होंने जब इसको थोड़ा और फर्निश किया, तो आपको इनको नया फॉर्मूला आया, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली F इंटू एल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू एरिया। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया, और ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और इसका ऐसा यूनिट आपको पॉइसल आता है, पॉइसुलू होता है, PL आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन अभी तक नहीं मालूम, पॉइसुलू बोलते कि क्या बोलते हैं, इतना खतरनाक नाम कौन रखता है मुझे नहीं मालूम।
अभी हम लोग बात करते हैं स्टोक्स लॉ के बारे में और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरा स्टोरी है, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। स्टोक्स लॉ समझेंगे और क्या बताएंगे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टोक्स लॉ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ समझेंगे। चलो स्टोक्स लॉ क्या होता है समझे। सबसे पहले हम लोग को बात समझना है कि स्टोक्स लॉ का पहले डेफिनेशन समझते हैं कि स्टोक्स लॉ बोलना क्या चाहता है। स्टोक्स लॉ बेसिकली ये बोलना चाहता है जो आपको विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है। यहां पर ये बोला एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पाया गया कि ये जो Fv है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी जहां से गिर रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि अगर एक बॉल गिर रहा है, ऐसा बॉल आपका ऐसा गिर रहा है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल है, ये ऐसा गिरते जा रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि उस पर नीचे एक्सेलरेशन डालते बैठ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगते बैठ रहा है, और इसके वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ते बैठ रहा है। जितना इसका वेलोसिटी बढ़ेगा उतना विस्कस फोर्स इसके ऑपोजिट लगते बैठेगा। ये आपका स्टोक्स लॉ है। और जब भी आप इसको जब भी आप सॉल्व करोगे एक्सपेरिमेंटली भी, तो आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज वो आ रहा है 6 पाई आर एन वी। आपको वी आपको ये आ चुका है। तो ये आपका v आपका वेलोसिटी होता है। यहाँ पर आपका v आपका क्या होता है? यहाँ पर वेलोसिटी होता है। n आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। r आपका रेडियस होता है, वो बॉल का रेडियस हुआ। और पाई आपका, अगेन पाई इज द बेसिकली कांस्टेंट, 6 पाई इज द कांस्टेंट ओवर हियर। तो ये होता है आपका स्टोक्स लॉ। ये आपको होता है स्टोक्स लॉ, जो आपको याद रखना है। दिस इज द स्टोक्स लॉ। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग साइड में बना देते हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, उसके लिए मैं यहाँ पर साइड में बना रहा हूं। चलो टर्मिनल वेलोसिटी समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। चलो टर्मिनल वेलोसिटी समझने के लिए ऐसा समझो कि सबसे पहले यहां पर आपके पास एक बॉल है, जो स्टार्टिंग में अभी रेस्ट पे बैठा है, दैट इज u = 0, t = 0 पे ये रेस्ट पे बैठा है। और ये समझो ये रेन बबल है, समझ लो, कुछ भी बॉल समझ लो। ऑब्वियस सी बात है, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये हाइट h तक नीचे गिरना चाहता है, ये इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये जब ड्रॉप करना शुरू करेगा, ये बॉल जब इधर पहुंचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास कुछ तो u1 करके वेलोसिटी होगा और कुछ तो t1 टाइम पास कर लिया होगा। तो इधर अगर आप देखोगे, नीचे तो mg लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते, रुको। हाँ जी, नीचे mg लग रहा है, नीचे mg तो लग ही रहा है, और साथ ही साथ ऊपर आपका एक विस्कस फोर्स भी लगेगा, Fv आपका लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में आपका mg का कंपोनेंट ज्यादा होगा और Fv का कंपोनेंट आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जस्ट अभी पकड़ना शुरू किया है, और स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका बढ़ते जा रहा है, तो स्टोक्स लॉ भी बढ़ते जाएगा, बट mg तो कांस्टेंट है, mg तो उतना का उतना ही रहेगा। थोड़ी और देर में देखोगे तो आपका क्या होगा, ये आपका बॉल है, नीचे आपका mg लग रहा है, बट इस टाइम आपका विस्कस फोर्स भी आपका अच्छा खासा लगना शुरू कर दिया है, बट अभी भी यहां पर mg आपका ग्रेटर देन Fv होने के कारण एक्सेलरेशन क्या है, नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन आपका अभी भी नीचे लग रहा है और इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। एक मोमेंट आपका ऐसा आएगा कि ये वाला मोमेंट जो है, ये वाले मोमेंट में आपका क्या होगा कि आपका जो नीचे जो mg लग रहा है, वो आपका इक्वल हो जाएगा ऊपर के Fv से, क्योंकि आपका टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। ये वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आपका इक्वल हो जाएगा mg के कंपोनेंट से, और यहां पर आपका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी और बढ़ेगा नहीं, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा नहीं, तो ये वाले पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो चुका है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। क्या आपको बात चमका? तो टर्मिनल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये नीट 2019 में आपका ये वाला फॉर्मूला आया था, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इट इज बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी v = 2/9 ब्रैकेट ऑफ r² रो माइनस सिग्मा इंटू g डिवाइडेड बाय n, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से बता दिया है। यहां पर जो रो है, इट इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, जो स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहा है, ये अपना रो है। सिग्मा क्या है, आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है,
है, जिस बेसिकली आपका एयर हुआ जो भी हुआ, बट आपको एक बात है ना, यहाँ पर रो जो है वो बॉडी के केस में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और एन जो है वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बाकी का चीज आपको पहले से पता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोग ने यहाँ पर कर लिया है, टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। तो देखो यहाँ पर आपका, मैंने आपको एक ग्राफ भी दिया है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखो क्या हो रहा है कि आपका वेलोसिटी बढ़ते बैठ रहा है, क्योंकि क्या यहाँ पर ये वाले केस पे, ये वाले इधर तक, ये इधर तक आपको क्या हो रहा है, आपका mg का कंपोनेंट आपका ज्यादा है fv से, दैट इज स्टोक्स विस्कस फोर्स से ज्यादा है, उसके लिए आपको वेलोसिटी बढ़ते बैठ रहा है, एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है। बट एक पॉइंट आया कि आपका ये वाले पॉइंट से आपका क्या हुआ, आपका fv का कंपोनेंट आपका mg के साथ इक्वल हो गया, दैट इज द रीजन एक्सेलरेशन 0 हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ। तो आपको ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ तो मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन ज्यादा कुछ नहीं, सरफेस टेंशन इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट लेंथ is called as the surface tension. Force per unit length is known as surface tension. The property of liquid at rest by virtue of which a liquid surface tends to occupy minimum surface area and behaves like a stretched membrane is called as surface tension. Is basically अगर मैं ये पानी का एक सरफेस ले रहा हूं, आपने देखा होगा ऐसा प्लेट जैसा दिखता है, और अगर समझो आप इसमें एक इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन करो जिसका लेंथ आपका L है, तो इसके ऊपर आपका फोर्स आपका ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसा फोर्स लगेगा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, और ये है आपका सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इसका आप क्या बोल सकते हो, इसका ऐसा यूनिट बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हो फोर्स आपका न्यूटन हो जाएगा और एल आपका मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर आपका सरफेस टेंशन आ जाएगा, समझा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये भी हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। क्या है, उन्होंने बोला है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड का कम हो जाता है टेम्परेचर के साथ। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी टेम्परेचर को, अगर आप किसी फ्लूइड को बढ़ाते जाओगे, अगर आप किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने की वजह से वो मेम्ब्रेन जो ऊपर का जो है वो क्या है, बहुत पतला होने लगेगा और सरफेस टेंशन आपका कम हो जाएगा। दैट इज रीजन बॉइलिंग भी होती है, उन्होंने बोला हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी इंक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड सॉल्युबल इंप्योरिटी डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी डिक्रीजेस increases surface tension and insoluble impurity decreases the surface tension। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो चीज soluble हो सकता है वो surface tension को increase कर लेता है, जो soluble नहीं है वो क्या करता है, decrease कर देता है। अभी surface energy की बात करते हैं। surface energy को अगर हमको define करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। It is basically the amount of work done in increasing the area of the surface film through unity। मतलब surface energy मतलब क्या है, अगर आपको एरिया को इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, ऑब्वियसली बात है आपको उसमें कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, और वो कितना वर्क करना पड़ेगा कि अगर आपको सरफेस एरिया को 1 यूनिट से अगर आपको बढ़ाना है, वो मेरा सरफेस एनर्जी हो जाता है। तो सरफेस एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो देखो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, S इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई 2L। मैंने कैसे लेकर मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर आपका 2 लेयर है, देखो ना, अगर मैंने एक सोप फिल्म लिया तो ऊपर का लेयर भी और पीछे का लेयर भी है ना, तो यहां पर 2 लेयर्स होता है, आपको ये ध्यान देना है, बस एक लेयर नहीं है, 2 लेयर है। तो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो फोर्स तो दोनों लेयर पे सेम लग रहा है, तो सरफेस टेंशन कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F डिवाइड बाई 2L यहां पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2 लेयर है, उसके लिए मैंने F डिवाइड बाई 2L यहां पर मैंने कर लिया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट। तो वर्क डिवाइड बाय एरिया, वर्क कितना हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं इसका एरिया बढ़ाते जा रहा हूं, इसका सोप फिल्म का एरिया बढ़ाते जा रहा हूं, डी डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया कितना बढ़ रहा है, अगेन 2 लेयर है, तो L इंटू डी तो होगा ही, बट 2 लेयर होने के कारण मैंने यहां पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो F डिवाइड बाई 2L यहां पर मुझे आ चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मुझे न्यूमेरिकली समझ में आ गया, सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड, यहां पर मुझे आ चुका है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको एक बात समझना है कि आपने थोड़ा बहुत ऐसा देखा होगा, थोड़ा बहुत चीजें आपने देखी होगी कि अगर समझो यहां पर मैंने एक ऐसा मैंने एक सरफेस ले लिया है, और आपने अगर समझो इसमें कुछ तो पानी गिरा दिया है, तो पानी का शेप कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी पानी का शेप आपका ऐसा हो जाता है। तो आपने लोटस की लीफ में देखा होगा, जो भी पानी होती है तो वो एकदम ऐसे शेप में होता है। और दूसरा चीज है, पानी जब आप टाइल में गिराते हो तो पानी ऐसा पूरा फैल जाता है।
ये फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज बेसिकली, आपको क्या करना है, ये जो पानी का जो सरफेस है, ये जो पानी का जो सरफेस है, इसके ये वाले सरफेस जहां पर ये कॉन्टैक्ट पे हो रहा है ना, उधर एक टैंजेंट बनाना है, ये एक टैंजेंट बनाना है, और सरफेस से लेके ये टैंजेंट के बीच में एक एंगल बनाना है, और ये एंगल जो थीटा होता है, ये हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो ये देखो, ये वाले इसमें ये टैंजेंट आपका ये होता है, और ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है थीटा, ये होता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को यहां पर मैंने डिफाइन कर लिया है, ये सब आप एक बार पढ़ सकते हो। नाउ इसके बीच में आपको बहुत सारे सरफेस टेंशन यहां पर मिलेंगे। क्या क्या है? दैट इज SLA, दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड एयर। और फिर SSL मतलब क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये हो जाएगा SNA, दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं बताता हूं नेक्स्ट वाला डायग्राम से। देखो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ठीक है, ये वाला डायग्राम देख लो, यहां पर ये वाला जो एग्जांपल लिया, यहां पर थीटा एंगल, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज द सरफेस टेंशन बिटवीन क्या? सॉलिड एंड एयर, सॉलिड एंड एयर। ये आपका सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में है, ये आपका लिक्विड एंड एयर के बीच में है। अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और अगर मैं इसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ दूं, इसके कंपोनेंट्स में अगर मैं तोड़ दूं, तो यहां पर मैं आराम से मैं लिख सकता हूं कि SLA cos थीटा प्लस S इंटू SL इज इक्वल टू SSA। यहां पर मैं आराम से लिख सकता हूं, SSA यहां पर मैं लिख सकता हूं। बस मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया और मैंने इक्विलिब्रियम मैंने लगा दिया, तो ये आपका कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये आपका कौन से केस में लिक्विड वेट करेगा, नहीं करेगा? अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वेट क्यों करेगा? आपका ये वाला कंडीशन हो जाएगा। अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो वो वेट करेगा, और अगर वो एकदम 90 डिग्री है तो वो लिक्विड अगेन वहां पर वो वेट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेट करना है तो थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। 90 और 90 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये वाला केस मिलेगा, तो वो वेट नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वाला वो वाला केस है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स के बारे में। ड्रॉप्स एंड बबल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें ये दो फॉर्मुला ध्यान रखना होता है। दैट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप आपका होता है ये 2S डिवाइडेड बाय R। और अगर हम लोग सोप बबल की बात करें, यहां पर 4S डिवाइडेड बाय R यहां पर आता है। डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, नीट 2022 और 19 में पूछा गया है, तो हो सकता है नीट 2025 में भी पूछा जाए। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर 2S बाय R होता है, और सोप बबल के केस में 4S बाय R होता है। ये आपको बात समझना है, ठीक है? एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, मतलब अंदर अगर पीआई है और बाहर कुछ एक्सेस प्रेशर हो रहा है, तो एक्सेस प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, वो आप लोग को यहां पर बोला गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कैपिलरी राइज के बारे में। कैपिलरी राइज क्या होता है कि अगर समझो यहां पर आपने कुछ तो एक बेकर ले लिया, आपने इधर पानी भर के रखा है, और आपने एक छोटा सा बहुत पतला, एकदम पतला, इतना पतला कि मतलब हेयर जितना थिकनेस वाला ये कैपिलरी आपने से डुबा के रखा है, तो क्या होता है ये ना ऊपर ये पानी ऊपर चला जाता है और इतना राइज कर लेता है। और ये राइज क्यों करता है, और कभी कभी नीचे भी चला जाता है, वो मैं बाद में बताता हूं। ये राइज क्यों करता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, और वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू वाटर, the contact angle between the water and the glass is acute, and thus the surface of the water in the capillary is concave। अच्छा, ये concave convex वो सब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देखो अभी हम लोग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दैट इज प्रेशर डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं अभी ये वाला जो फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू 2S cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दैट इज H इज इक्वल टू 2S cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि कैपिलरी कितना ऊपर गया है उसका हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अभी देखो, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर जब ये कैपिलरी राइज ऐसा हुआ है, यहां पर आपको एक कॉनकेव आपको मिनिस्कस दिख रहा होगा, इसको हम लोग मिनिस्कस बोलते हैं ये वाले लेयर को। ये कॉनकेव ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये कॉनकेव इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है या पीए लग रहा है, और इधर से जो पीआई प्रेशर लग रहा है, इसमें से ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, पीए आपका ज्यादा होने की वजह से पीआई से आपका एक कॉनकेव मिनिस्कस आपको यहां पर दिख रहा है। बट अगर उल्टा होता कि पीआई आपका ज्यादा है और पीए कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पर एक कॉनकेव मिनिस्कस आपको ऐसा दिख रहा होता। इसके वजह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिनिस्कस आपको आता है। और ये वाला जो प्रेशर, ये वाला प्रेशर आपको, ये वाला प्रेशर का जो डिफरेंस है, ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, दैट इज पीआई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2S डिवाइड बाय R cos थीटा, 2S डिवाइड बाय R cos थीटा। इसका हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ये प्रेशर डिफरेंस हम लोग देखने के लिए, ये प्रेशर डिफरेंस हम लोग को देखने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास इज अक्यूट, देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इज कॉनकेव। ये क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, कॉनकेव क्यों होगा? क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है, वो उसका रीजन है।
When the angle of contact between the liquid and the glass is obtuse, then the surface of the liquid in the is convex. क्यों? क्योंकि ऊपर का नीचे का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, तो कॉन्वेक्स आपका हो गया. When the angle of contact between the liquid and the glass is right angle, the surface of the liquid in the capillary tube is plane. Obvious सी बात है, दोनों का प्रेशर सेम है तो ये तो प्लेन हो जाएगा, मिनिस्कस आपका एकदम ऐसा फ्लैट हो जाएगा. कॉन्वेक्स कब होगा कि इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, कॉनकेव कब होगा जब इधर का प्रेशर ज्यादा होगा. बस इतना ही तो था, इतना ही था, बस खत्म, फिनिश. और इसी के साथ आपको पता भी नहीं चला कि हम लोग ने आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा वन शॉट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ अपना बचा नहीं है, सब अपने कंप्लीट कर चुका है. एंड आई होप सो यू हैव लाइक्ड द लेक्चर. यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स फॉर और ऐसे वन शॉट्स के लिए. हम लोग और ऐसे एकदम ताबड़तोड़ वन शॉट्स आपके लिए लेके आएंगे. इसका हम लोग PYQs भी करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है. बट आई होप सो यू हैव लाइक्ड द लेक्चर. बहुत ही जल्दी यदि फ्लूइड मैकेनिक्स का वन शॉट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है. सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स. बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन के साथ. सायोनारा.